जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग पहले दिन फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे कि काइनेमेटिक्स से स्टार्ट किए थे। काइनेमेटिक्स में हम लोग उसके क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ लिए थे। 1D 2D होता है। उसके बाद क्वांटिटीज़ में स्केलर क्वांटिटीज़ पढ़ लिए थे। उसका एग्जांपल देख लिए थे हम लोग कि डिस्टेंस होता है, स्पीड होता है, ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ हो गया। और हम लोग पढ़े थे वेक्टर क्वांटिटीज़, जिसका जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ है। फिर पढ़े थे हम लोग टेंसर पढ़े थे, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस वगैरह हो गया। उसके बाद हम लोग बहुत तरह के वेक्टर पढ़े थे, जैसे में जीरो वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, इस तरह के। अब आगे हम लोग उससे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? काइनेमेटिक्स। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, पैरेलल वेक्टर पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल या अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर, तीनों में से जो इच्छा है, जैसा आपका कंफर्टेबिलिटी है, उसके हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। तो कोई भी दो वेक्टर्स को हम एंटी पैरेलल या अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर्स तब बोलते हैं जब उस दोनों का डायरेक्शन एकदम कंप्लीट अपोजिट हो। जैसे अगर कोई एक वेक्टर नॉर्थ से साउथ की ओर डायरेक्टेड है, तो जो उसका अपोजिट वेक्टर होगा वो किधर? साउथ से नॉर्थ की तरफ, या मतलब एक अपोजिट है। अगर एक साउथ टू नॉर्थ है तो एक नॉर्थ टू साउथ रहेगा। तो अगर कम्प्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड रहता है तो वैसे दो वेक्टर को बोलते हैं, दो वेक्टर को तब बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अब हम लोग इसका डिफिनीशन नोट कर लेते हैं। होगा कि दो वेक्टर्स को तब हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स कब? इफ देयर डायरेक्शन इज अपोजिट टू वन अनदर। कब? जब दो वेक्टर का डायरेक्शन आपस में, जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि एक वेक्टर ए वेक्टर, सपोज दैट दिस इज वेक्टर ए, अगर कोई वेक्टर है तो इसके अपोजिट में सपोज दैट ये क्या है? बी वेक्टर। तो A and B vector are anti-parallel या opposite to each other. So this is why called anti-parallel vectors. A and B are anti-parallel vectors. A and B are anti-parallel vectors. ठीक है। अब अगर कोई भी वेक्टर का बोलता है कि उस नेगेटिव, तो मान लो अगर हम बोले कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, हम लोग अगर समझना हो कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। मान लो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, भाई ए वेक्टर है जो इस तरफ डिनोट किया हुआ है ऐसे। मान लेते हैं इसको हम लोग एक्सिस, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया, इधर कंटिन्यू करेंगे तो हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन, यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक के ए वेक्टर से हम लोग डिनोट करते हैं। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर अगर हमको शो करना पड़ेगा तो हम लोग कैसे शो करेंगे? मान लो ये हो गया, ये ड्रॉ कर दें। नेगेटिव ऑफ ए शो करने के लिए मान लो इधर एक्स एक्सिस है, तो इधर क्या होगा? माइनस एक्स एक्सिस, क्योंकि इधर पॉजिटिव साइड आ जाता है तो इधर -1 -2, इसको बोलते हैं माइनस एक्स एक्सिस। सपोज समझ गए। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक। तब हमको जितना ए, मतलब जितना ए ओरिजिन से एक पॉजिटिव एक्स की तरफ था, उसी तरीके से अगर बोले नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, एकदम सेम क्वांटिटी उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर, ये हो गया ओरिजिन। समझ में आ गया। तो अगर नेगेटिव बोले किसी भी वेक्टर का तो उसके जस्ट साइड उसका अपोजिट कर देंगे, ठीक। ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे?
को इनिशियल वेक्टर। तो कोई भी ऐसा दो वेक्टर, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, मतलब वो सेम पॉइंट से डायरेक्ट हो रहा है। जैसे कि मान लो दो बंदे हैं, ठीक है, दो बंदे को अलग अलग लोकेशन पे जाना है। मान लो कि हमको दूसरा कहीं जाना है, एक बंदे को दूसरे जगह जाना, ठीक है। अब अगर हम सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, जिस लोकेशन पे एक ही जगह पे दोनों खड़े हैं, दोनों दो डायरेक्शन मूव करें, तो दोनों क्या हुआ, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो गया। तो इनिशियल पॉइंट सेम हो गया तो जो वेक्टर से हम जो डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी देखेंगे, तो उस दोनों वेक्टर्स को बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक ही जगह से इनिशिएट हुए हैं, मतलब स्टार्ट किए हैं, इसलिए उसको को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। सेम पॉइंट, अगर सेम पॉइंट से दोनों वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर इनिशिएट करते हैं, तो वैसा वेक्टर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, को इनिशियल वेक्टर। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम समझते हैं कि कोई भी वेक्टर है, जैसे एक वेक्टर यहाँ से मान लो बी वेक्टर, ठीक है, यहाँ से ई वेक्टर, यहाँ से एफ, पॉइंट तो सब सेम है, इसी पॉइंट से सब इनिशिएट किए। ये बंदा भी यहीं से चला है, ये बंदा भी यहीं से चला है, ये बंदा भी यहीं से चला है, तो सबका स्टार्टिंग पॉइंट से। तो क्या बोलेंगे इस तीनों को, तो मतलब डी वेक्टर, ई वेक्टर एंड ए वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, डन। अब हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं। हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं को टर्मिनस वेक्टर, मतलब दो या दो से अधिक वेक्टर जो एक ही जगह पे टर्मिनेट करते हैं, मतलब सबका डेस्टिनेशन एक ही पॉइंट पे है, ठीक है, मतलब चले भले अलग अलग जगह से लेकिन पहुंचे एक ही जगह पे, तो उस सारे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है। जैसे इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें, तो सपोज दैट ये एक वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये सब कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट, ठीक है। तो सब किस पॉइंट पे हुए, मतलब इस पॉइंट पे, इस वाला जो पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पे टर्मिनेट किए। तो मान लो इसको हम लोग लेते हैं ए, सपोज दैट ये एक बहुत छोटा सा एक पॉइंट है, ठीक है, दिखाने के लिए मार्कर मोटा है इसलिए मोटा हो गया। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी, डी, जो भी आपका हिसाब से जो भी नाम देना चाहे नाम दे सकते हैं, उसमें कोई रूल नहीं है। एफ जी, तो क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी ऑल आर द वेक्टर्स, ऑल आर को टर्मिनस वेक्टर, मतलब सब एक ही जगह पे टर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई एंड एफ एंड जी आर को टर्मिनस वेक्टर्स, ठीक है। तो इसके आगे पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में, ठीक है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर पहले होता क्या है, तब जो हम लोग ये पढ़े थे, एक्सिस पढ़े थे, एक्स और वाई एक्सिस, उस पे जो ओरिजिन होता है, कोई भी एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई भी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, उसको जो वेक्टर शो करता है उसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। सपोज दैट मान लो कि हम लोग एक पार्टिकल है, जो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है यहाँ पे, सपोज दैट ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक। अब एक पार्टिकल यहाँ पे है
ए पार्टिकल। अब ए पार्टिकल का पोजीशन दिखाने के लिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, हो सकता है कि यहाँ के भी रेस्पेक्ट में हो सकता है, लेकिन अगर हम जो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दिखाएंगे कि मान लो कि अगर यहाँ पे x है 3 सपोज है और y भी है 3, ठीक है, तो इसको जो पोजीशन है यहाँ से ऐसे जो सीधा पोजीशन है, इस पोजीशन को जो वेक्टर डायरेक्ट करता है, ठीक है, ये वेक्टर मतलब वेक्टर ए, इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। मतलब सीधा अगर शॉर्ट में समझे तो एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो वेक्टर पोजीशन दिखा है उस वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। A vector which denotes or represents the position of a particle or object with respect to origin is called पोजीशन वेक्टर, ठीक है। मान लो सपोज दैट कि हम लोग कहीं भी एक किसी भी चीज को पोजीशन निर्धारित करने के लिए क्या हमको एक चीज यहाँ से मतलब एक कॉमन मार्केट है, एक वहाँ से एक पार्टिकुलर विलेज के पास अगर हम लोग पहुँच रहे हैं तो उस विलेज उस मार्केट से उस विलेज का डिस्टेंस क्या है, तो मतलब क्या हुआ कि मार्केट को हम एज ओरिजिन ले, ठीक है, उस मार्केट से जो गांव का पोजीशन शो करे उस अगर वेक्टरली हम लोग उसको शो करते हैं तो उस जो वेक्टर शो करता है कि विलेज से गांव का पोजीशन मतलब मार्केट से विलेज का पोजीशन क्या है, उस वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर जो है उस गांव का पोजीशन दिखा रहा है किसी के रेस्पेक्ट। मतलब अगर हम लोग यहाँ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो आप जिस केस में जहाँ ओरिजिन है, जैसे अगर हम लोग मार्केट को ओरिजिन लेते हैं तो मार्केट से गांव का पोजीशन का जो वेक्टर दिखा रहा है उसको उस वेक्टर को बोल देंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है कि कोई भी दो पोजीशन का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे अगर हम लोग मार्केट को मान ले, अगर यहाँ पे मार्केट है तो मार्केट को अगर हम लोग ओरिजिन ले लो तो अगर हम एक विलेज का उस मार्केट के ओरिजिन से मान लो एक पोजीशन हो गया मार्केट, तो जो उसको शो कर रहा है एक पोजीशन वेक्टर, मतलब कहाँ भेजे मतलब मार्केट से उस विलेज को, ठीक है। फिर हम दूसरा विलेज गया तो दूसरा पोजीशन हो गया, तो उस दोनों पोजीशन में मेरा फाइनल मूवमेंट क्या हुआ कि मतलब हम इनिशियल से उस पोजीशन पे क्या गए, उस दोनों का डिफरेंस मतलब जो पहला गांव था, जैसे मान लो कि अगर हम ये है और मान लो ये हमारा मार्केट है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ ओरिजिन से दिखाते हैं, ठीक है। एक पोजीशन ये है, दूसरा पोजीशन ये है ए बी, ठीक है। इसको हम लोग दिखाते हैं ए वेक्टर से, इसको दिखाते हैं बी वेक्टर से। तो इस फाइनल पोजीशन का इनिशियल पोजीशन से कितना डिफरेंस है, मतलब इस पोजीशन ये बी का पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में क्या है, ठीक है। अब हमको निकालना है इसी के थ्रू, तो ये वेक्टर जो आएगा मतलब ए से बी के तरफ, इसको बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या आर से इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, आर वेक्टर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, कि मतलब इनिशियल पोजीशन हमारा यहाँ था और फाइनल पोजीशन यहाँ है,
तो मतलब अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, फाइनल यहाँ मूव किए, तो इनिशियल में और फाइनल में हम लोग कितना कवर किए वो, जैसे हो सकता है कि हम डिस्टेंस क्या होता है कि डिस्टेंस होता है कि हम जहाँ जहाँ मान लो ऐसे गए फिर ऐसे फिर यहाँ, तो टोटल डिस्टेंस लेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से गए यहाँ पे रुक गए तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही अगर मान लो पहला पोजीशन यहाँ है, यहाँ से यहीं गए केवल, है तो हम लोग पोजीशन लेने के लिए यहाँ से और ये एज्यूम कर रहे हैं ना ओरिजिन से, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट कहाँ है कि मेरा पहला पोजीशन ये था और दूसरा पोजीशन ये था, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि ए से बी तक का जो ये शो कर रहा है आर वेक्टर, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट मतलब कि कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ है, उस दो वेक्टर का अगर हमको फाइनल एक आउटपुट में लाना है, तो मान लो कि एक वेक्टर ये हुआ, ठीक है, और एक वेक्टर ये हुआ, ठीक। अब इस दोनों का रिजल्टेंट हमको निकालना है, चाहे किसी भी तरह से दो वेक्टर दिया हुआ है उस दोनों का ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उस दोनों का रिजल्टेंट जो फाइनल आएगा। जैसे हम रिजल्टेंट कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग 5 + 3 इसको अगर हम लोग सम करते हैं तो 8 आता है, तो 8 क्या हो गया हमारा फाइनल आउटकम या रिजल्ट हो गया। तो उसी तरीक़ा से ये हो गया सिंपल मैग्नीट्यूड का सम। लेकिन अगर हम लोग वेक्टर को निकालते हैं तो इसका भी रिजल्टेंट आता है। तो अब हम लोग जो रिजल्टेंट निकालेंगे, और रिजल्टेंट वेक्टर के रिजल्टेंट निकालने का भी बहुत सारे लॉ हैं, जैसे ट्रायंगल लॉ हो गया, पैरेललोग्राम लॉ हो गया, पॉलीगॉन लॉ हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या लॉ है जिससे हमको वेक्टरली रिजल्टेंट निकल सकते हैं, ठीक है। और एक सिंपल एनालिटिकल भी जोड़ा जाता है, जैसे अगर कोई वेक्टर को है, अगर सेम डायरेक्शन में मान लो कि ये है ए वेक्टर, ठीक है, और बी वेक्टर, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा सीधा सीधी ये हो जाएगा, ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर, तो ये हो गया रिजल्टेंट, ठीक है। इसको हम लोग दिखाते हैं ए वेक्टर, ठीक। अगर बोल देता है ये हो गया आर बराबर ए प्लस बी, अगर बोल देता है ए बी ऊपर है, अगर बोल देता है माइनस बी, तो ये जो है इसके सीधा में ये इसको हम लोग दिखाएंगे माइनस बी। बताए थे कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है कि जो वेक्टर का जिस तरफ से डायरेक्शन है उसको जस्ट अपोजिट कर दे। तो अगर बी वेक्टर इधर है तो माइनस बी वेक्टर इधर हो जाएगा। अब अगर हमको बोलेगा कि अगर हम इससे लेंगे तो ये क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। ये एनालिटिकली ऐड करते हैं और ज्योमेट्रिकली जो होता है, हाँ ये हो गया, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली ऐड किए कि अपना जो स्ट्रक्चर है ये इधर से ए हो गया, ठीक है। जो भी प्रोसेस था बता दिए, ज्योमेट्रिकली ऐड करते हैं। और बहुत सारे जो लॉ के हिसाब से वेक्टर को हम लोग कैसे एडिशन करते हैं उस चीज़ के बारे में, अब लॉ सब के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें पहला लॉ जो पढ़ते हैं वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में जैसे कि अगर हम दो वेक्टर दिया हुआ है कि तो कोई भी दो वेक्टर को अगर दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल की तरह पे दिखा रहा है कि मतलब जो दो साइड है ट्रायंगल का वो दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी वही जो ट्रायंगल का साइड है वो, और उसका डायरेक्शन भी अगर सेम ही ऑर्डर में। अब ऑर्डर क्या होता है कि अगर जैसे मान लो कि ये एक साइड है ट्रायंगल, ठीक है। अब अगर हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे ट्रायंगल के साइड में, जैसे ट्रायंगल क्या होता है कि अगर हमको ट्रायंगल फॉर्म करना है, ये ऐसे, ये क्या हो गया गेट ट्रायंगल हो गया। तो कोई भी दो वेक्टर, एक ये वेक्टर हो गया और एक ये वेक्टर हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी अगर दो साइड ऑफ ए ट्रायंगल से शो हो रहा है दो वेक्टर, तब इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल के तीसरे साइड से शो करेगा। मतलब इस दोनों को वेक्टर को जब हम मान लो ए है और बी है सपोज दैट, ठीक, तो जो तीसरा साइड होगा इस ट्रायंगल का अपोजिट ऑर्डर में, सेम ऑर्डर क्या होता है कि अगर हम इसको यहीं से यहाँ पे लाके मिला दें, जैसे अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे लाके मिला दें सपोज दैट, तो ये हो गया सेम ऑर्डर। तो रिजल्टेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। जैसे मान लो हम यहीं से स्टार्ट किए और फिर यहीं पे पहुँचे तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा कि अपोजिट ऑर्डर में होगा। मतलब इधर से इसका सीरीज ये बन रहा था लेकिन ऑर्डर अपोजिट होने की वजह से ये इस तरह से, ठीक है।
तब ये जो होगा ये क्या शो करेगा, आर बराबर रिजल्टेंट वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, कि अगर दो साइड कोई भी ट्रायंगल का अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में वेक्टरली शो कर रहा है दो वेक्टर को, तब जो तीसरा साइड होगा जब हम उसको अपोजिट ऑर्डर में लेंगे तब वो क्या शो करेगा, उस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट शो करेगा। ठीक है, अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये हो गया कि अब हम लोग को ये मालूम है कि इसका जो थर्ड साइड होगा अगर हम लोग अपोजिट ऑर्डर में लेते हैं तो ये क्या शो किया, रिजल्टेंट। ठीक है, अब हम लोग इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब बी वेक्टर, जो बी वेक्टर है ए के साथ थीटा डिग्री बना रहा है। ठीक है, और रिजल्टेंट जो है बीटा डिग्री बना रहा है। सपोज एक ऐसे ही जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको इस एंगल का लेट कर रहे हैं कि ये एंगल बीटा है और ये एंगल थीटा है। ठीक है, अब हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है आर बराबर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, आर बराबर इसका अगर हम केवल मैग्नीट्यूड है इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab cos थीटा क्या है, तो रिजल्टेंट का अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है, ये एंगल मतलब बी जो है ए से कितना एंगल बना रहा है उसको बोलेंगे हम लोग थीटा डिग्री। ठीक है, वो है थीटा डिग्री। चलो ये हो गया कि हमको इसका लेंथ क्या है, ये क्या दिखा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है। अब हमको इसका डायरेक्शन भी पता करना होगा, तो डायरेक्शन पता करने का नियम क्या होता है, रूल क्या होता है, तो tan बीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, इससे मालूम चल जाएगा कि ये रिजल्ट मतलब ए वेक्टर से रिजल्टेंट कितना डिग्री एंगल बना के अप हो रहा है। तो इससे हम लोग, अब कोई भी पूछ सकता है कि इससे हम लोग डिनोट कैसे करेंगे वेक्टर से। तो मान लो कि एक चीज से हमको मैग्नीट्यूड मालूम चल गया कि अगर ये 7 यूनिट का है, मान लेते हैं जो भी सेंटीमीटर मीटर जो भी है, मान लो ये 7 मीटर। ठीक है, अब हमको बोल दिया है tan बीटा, इससे बीटा निकल जाएगा, मतलब सपोज दैट कि 30 डिग्री है, मान लो बीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो मतलब क्या कि ए एंगल से 30 डिग्री अप है तो 30 डिग्री अप हो गया। अब 30 डिग्री अप हो गया मतलब क्या कि इसका डायरेक्शन मिल गया। अब 30 डिग्री हमको कहाँ तक जाना है, तो वही अब इसका मैग्नीट्यूड काम करेगा कि हमको 7 यूनिट तक ही जाना है। तो 30 डिग्री अप 7 यूनिट आ गए। ठीक है, इससे क्या होगा, जहाँ तक 7 यूनिट है 30 डिग्री उठा देंगे, 7 यूनिट दिखा के, मान लो अगर 7 यूनिट यहाँ पूरा रहा है तो इसको हम यहाँ डिनोट कर देंगे। तो यहाँ से जो भी उसका वेक्टर का है, ठीक है, उस वेक्टर को हम लोग डिनोट कर देते हैं। तो ऐसे हम लोग इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए और इसका डायरेक्शन भी निकाल लिए। ठीक है, tan बीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, और थीटा क्या है, थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, और हम लोग को मन में ये भी डाउट हो सकता है कि हम लोग थीटा और ए और बी के बीच में इस एंगल को हम लोग थीटा क्यों नहीं लिए। तो इस एंगल को हम लोग थीटा इसलिए लिए कि कोई भी दो वेक्टर का हम लोग अगर या तो दोनों टेल मिलेगा, अगर दोनों टेल मिल रहा है तब उस जगह को, इसको हम लोग बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं, इस पोजीशन वाले को बोलते हैं टेल। तो जहाँ दोनों का टेल मिलता है उस जगह से हम लोग, उस पॉइंट से हम लोग थीटा एंगल उस दोनों के चीज़ का लेते हैं। जैसे देखो ये भी वेक्टर है, इस वेक्टर का मतलब ओ बी वेक्टर का ये टेल है और ओ ए वेक्टर का ये टेल है,
तो दोनों के टेल के बीच का एंगल हम लोग लिया है बीटा। उसी तरीका से इसको अगर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे तो इसका ये वाला यहाँ पे पोजीशन पे टेल हो जाएगा और आगे हेड हो जाएगा, तो इस टेल इसका भी टेल हो जाएगा और इसका भी टेल यहाँ पे कोइंसाइड करेगा, तो दोनों के टेल के बीच का एंगल होगा थीटा। इसलिए इस पोजीशन को थीटा लिए हैं, ना कि इस पोजीशन को। ठीक है, तो इस चीज़ से रिलेटेड अगर ट्रायंगल लॉ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट में पिन कीजिए, हम लोग उसका जवाब या हो सकते हैं तो उसी कमेंट के थ्रू दे दें, या नहीं तो अगले क्लास भी जब भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब अपना पूरा प्रयास करेंगे कि उस सवाल का जवाब हम लोग कन्फर्मली दे सकें। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ये क्या कहता है, ये जो नियम है ये भी है कि दो वेक्टर का ही रिजल्टेंट निकालने का ये है कि अगर दो वेक्टर जो है अगर दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम के थ्रू, जैसे हम लोग ट्रायंगल में पढ़े थे ना कि दो साइड्स के थ्रू हम लोग दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी तरीक़ा से अगर पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड अगर दो वेक्टर को डिनोट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन दोनों में, तब जो उसका डायगोनल होगा उस पैरेललोग्राम का उसी पॉइंट से जहाँ से फर्स्ट पॉइंट शुरू हुआ था, तब क्या होगा कि जो डायगोनल होगा डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा उस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। ठीक है, तो उसका फार्मूला वही जो सेम है जो हम लोग ट्रायंगल लॉ में पढ़े थे, लेकिन इसका जो हम लोग स्टेटमेंट है वो नोट कर लेते हैं। क्या क्या, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, रिप्रेजेंट कर दिए बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का दो अपोजिट, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम ये है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है, मान लो ए हो गया ओ ए बी सी, ठीक है, तो ये हो गया मान लो सी। ठीक है, तो अगर हम सेम पॉइंट से दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉमन पॉइंट से, ठीक, तब अब जो इसका जो डायगोनल होगा इसी कॉमन पॉइंट से, क्या है, ये दो एडजेसेंट साइड है, एक कॉमन पॉइंट से दो साइड को एडजेसेंट कब होता है, जब एक कॉमन ही पॉइंट से दो साइड को लेते हैं तो वो एडजेसेंट हो गया, साइड एडजेसेंट साइड हो गया। अब इसी पॉइंट से जो इसका डायगोनल होगा ये वाला कॉमन पॉइंट से स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो क्या शो करेगा, इसका रिजल्टेंट शो करेगा। ठीक है, तो ये लाइन जो हो गया ये इसका रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, और इसको बहुत को लग रहा होगा कि ये ऑड है, ये कैसे, जैसे हम लोग अगर ट्रायंगल लॉ में पढ़े थे कि अगर दो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल से एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो वेक्टर को, तब उसका जो रिजल्टेंट होगा और थर्ड साइड होगा अपोजिट ऑर्डर में, तो उसको हम लोग उसी तरह से लिया जा सकता है। जैसे देखो ये ओ ए है, ओ ए पॉइंट, जितना इसका लेंथ होगा उतना ही सी वी का लेंथ होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड सेम होता है। ठीक है, ठीक, तो ओ ए बराबर सी वी, तो जितना इसको अगर हम लोग ए वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको भी ए वेक्टर से डिनोट कर रहे सकते हैं, क्या कि इसी लाइन को अगर हम यहाँ पे लाके पुट कर दें सेम चीज़ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर पैरेलल है मतलब ओ ए है, ओ ए पैरेलल टू सी वी है, हम लोग बताए थे कि पैरेलल लाइंस के बीच में वाले क्लास में पैरेलल वेक्टर्स, उसमें क्या बताए थे कि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल 0 होता है, तो इसको अलग अलग सेम यहाँ पे पुट करके ला दें, लेंथ सेम है, एंगल वही है 0 डिग्री दोनों के बीच में, तो सेम आके पुट कर दें, तो इसको हम लोग ए वेक्टर डिनोट कर सकते हैं। अब सी वेक्टर यहाँ है, मान लो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं सी वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ इस तरफ एरो है, इसको दिखाने के लिए हम इस तरफ दिखा सकते हैं। अब देखो हम लोग ट्रायंगल याद करते हैं, क्या था कि अगर हम लोग दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को लेते हैं सेम ऑर्डर में, देखो एक वेक्टर यहाँ गया, दूसरा वेक्टर यहीं से कंटिन्यू करके इधर गया, इसके इमेजिनरी टाइप में। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड साइड होगा वो उसका रिजल्टेंट होगा कब, जब हम उसको अपोजिट ऑर्डर में लेते हैं तब। तो मान लो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ
ये अपोजिट ऑर्डर हो गया। इसका फाइनल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल OCB का ये थर्ड साइड हो गया अपोजिट ऑर्डर में। तो ये जो हो गया रिजल्टेंट हो गया किसका, A वेक्टर प्लस C वेक्टर। ठीक है, इसका भी निकालने का सेम फार्मूला है। क्या फार्मूला है, R बराबर रूट ओवर, इस फार्मूला के हिसाब से देखेंगे तो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अगर हम ये फार्मूला की बात करें तो प्लस 2AC cos थीटा। थीटा क्या है, अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉ कर दिए, इसको आगे कंटिन्यू कर दिए तो ये जो एंगल है वो थीटा हो गया। ठीक है, हाँ, अब इसका tan बीटा बराबर C साइन थीटा बाई A प्लस C cos थीटा, यही इसका दो फार्मूला होता है। ठीक है, अब बीटा क्या हुआ, बताए थे कि A वेक्टर से जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है तो ये एंगल क्या हुआ, बीटा हुआ। ठीक, अब या ये एंगल पूरा क्या हो गया, इसको भी हम लोग थीटा बोल सकते हैं। देखो पैरेललोग्राम है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, तो जितना एंगल ये इस लाइन से बना रहा है टोटल पूरा ये वाला, ये जो पूरा एंगल है ये क्या है थीटा, और केवल ये लाइन क्या है, मतलब जो रिजल्टेंट A से बना रहा है उसको बीटा, और जो CA से बना रहा है वो टोटल एंगल थीटा। बताए थे कि जो दो वेक्टर दिया वो दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं थीटा। देखो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दोनों का टेल ही एक जगह कॉन्साइड कर रहा है, तो दोनों का क्या होगा कि ये कॉन्साइड कर रहा है तो इसी के बीच का एंगल, तो पूरा एंगल हो गया थीटा, और रिजल्टेंट और A वेक्टर का बीच का एंगल हो गया बीटा। ठीक है, ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ अगर हम लोग C लिए हैं तो C लिखेंगे, या अगर हम लोग B लेते तो B लिखते, B साइन थीटा बाई A प्लस B कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट करके ये सर्कल करके इम्पोर्टेंट कर देंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला इसको याद रहना चाहिए, ये फार्मूला सारे हमारे माइंड में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि सॉल्व करते समय डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसमें इम्पोर्टेंट केसेस जो है मानते हैं, स्पेशल अगर केस देखेंगे तो आप लोग स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस क्या देखते हैं कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में अगर हम थीटा जो हम लोग एंगल लिए थे, बताए थे कि थीटा क्या था, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल को हम लोग थीटा बोलते थे। तो मान लो कि अगर हमारा थीटा 0 डिग्री है, ठीक है, तब हम वेक्टरली कैसे सम करेंगे कि मान लो कि ये वेक्टर A है, ठीक है, अब 0 डिग्री मतलब क्या है कि इसी के आगे कंटिन्यू होगा, मान लो वेक्टर B है, ठीक है, तो थीटा 0 डिग्री है, कहीं से अगर मान लो इसको x एक्सिस पे कंटिन्यू कर रहा है, कोई एंगल नहीं, कहीं से बेंडिंग नहीं, कुछ भी नहीं, तब अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालना होगा तो क्या होगा, R बराबर रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 0 डिग्री। अब हम लोग मालूम है कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो क्या होगा 2AB इंटू 1, तो 2AB इक्वल्स टू रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब हम लोग पढ़े A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB किसका फॉर्मूला होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर का, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल, तो इसका मेन आंसर क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, A प्लस B। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर सिंपली ऐड करना होगा तो इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा A प्लस B आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगर थीटा जो है 90 डिग्री लेते हैं, जैसे मान लो कि अगर ये एक वेक्टर है, ऐसे मान लो वेक्टर ये A है, ये वेक्टर B है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ठीक, अब दोनों तो इसका अब हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, तो R बराबर रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 90 डिग्री। अब हम लोग पढ़े हैं कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ये क्वांटिटी क्या हो गया हमारा 2AB इंटू 0, तो 0, अब बचा क्या, केवल अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो यही इसका रिजल्टेंट हो गया। कब, जब हमारा थीटा 90 डिग्री होगा तब। और तीसरा केस क्या बनता है कि थीटा
180 डिग्री हो तब, मतलब कि अगर एक वेक्टर ऐसे हो और दूसरा वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट हो। ठीक है, देखते हैं, जैसे मान लो हम ये है तो ये पूरा कितना होता है 180। ठीक है, तो अगर हम लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और फिर उसी डायरेक्शन में कंप्लीटली बैक आ जाए तो पूरा 180 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़े cos 180 का वैल्यू -1, तो प्लस 2ab इंटू -1, तो -2ab। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab किसका फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर और अंडर रूट खत्म तो वैल्यू आ जाएगा ए माइनस बी, तो मतलब जो रिजल्टेंट आएगा बराबर ए माइनस बी। ये सब स्पेशल केस है, ये सब दिमाग में बैठे रहना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसको अगर ऐसे ही समझना, जैसे मान लो कि एक डायरेक्शन में हमको, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम 5 न्यूटन से मान लो हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक, अब अगर हम इसी में 3 न्यूटन ऐड, इसी डायरेक्शन में फोर्स ऐड और कर देंगे तो क्या बढ़ जाएगा कि नहीं? तो सिंपली हम इसको प्लस करके निकाल सकते हैं। अब देखो इस केस में अगर हमें थीटा 180 डिग्री हो तब मान लो कि अगर हम 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में हम इसको पुश कर रहे हैं। ठीक है, और 3 न्यूटन फोर्स इसके जस्ट अपोजिट, मतलब जिधर जिस साइड हम अप्लाई कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट उसी पॉइंट पे उल्टा कर रहा है, मतलब इधर से लग रहा है 3 न्यूटन, इधर से हम लगा रहे हैं 5 न्यूटन। है तो ज़्यादा, लेकिन क्या कर रहा है 3 न्यूटन इसके बराबर हो जाएगा। तो फोर्स क्या कर रहा है? वही कर रहा है। तो टोटल जो एक्टिंग फोर्स होगा, मान लो अगर हम 5 न्यूटन से इसको इस तरफ ढकेलें, 3 न्यूटन से उधर ढकेला, तो टोटल एक्टिंग फोर्स क्या होगा कि 2 न्यूटन काम कर रहा है। तो कैसे निकाले? तो 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन बराबर जो रिजल्टेंट आएगा क्या आएगा कि 2 न्यूटन काम कर रहा है तो 2 न्यूटन। अगर हम 90 डिग्री पे कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा रिजल्टेंट का क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके। तब हम लोग इस चैप्टर का, मतलब काइनेमेटिक्स चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बार हम जो पेपर दिए थे उसमें तो आया था, तो आ भी सकता है ऐसा, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से है ये। क्या दिया हुआ है कि 2 इक्वल वेक्टर्स, 2 बराबर वेक्टर्स है जिसका रिजल्टेंट जो है इक्वल टू द आइदर ऑफ द वेक्टर, मतलब जो 2 वेक्टर है दोनों सम मैग्नीट्यूड का है। ठीक है, और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों के बराबर, दोनों में से किसी एक से बराबर है, मतलब दोनों में से किसी एक से बराबर, मतलब क्या कि रिजल्टेंट भी सेम है, उस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, तो जो 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल है वो एंगल क्या है हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग 2 वेक्टर मान लेते हैं। मान लो लेट वन वेक्टर बी ए वेक्टर। ठीक है, अनदर बी वेक्टर। ठीक है, अब हम दोनों का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिया हुआ है कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ये हम लोग का गिवन है। ठीक है, इससे हम लोग का क्या इम्प्लाई हुआ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बराबर x है। सपोज लेट करते हैं, लेट। ठीक, अब दिया हुआ है कि देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ द वेक्टर, मतलब उस दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी किसी एक वेक्टर का बराबर होता है। एक वेक्टर मतलब किसी और से, तो मतलब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी x ही होगा। इससे हमको ये मालूम चल गया, ये हमारा गिवन है कि रिजल्टेंट भी किसी एक से बराबर होगा। तो यहाँ ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूला होता है कि रिजल्टेंट मतलब क्या कि a प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर। ठीक, चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब आर को हम लोग आर ही रहने देते हैं, केवल मैग्नीट्यूड सॉल्व करेंगे, एंगल आसानी से निकल जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड के फार्मूला में ही रहता है। ठीक है, आर बराबर रूट ओवर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हम लोग कहाँ से, ट्रायंगल लॉ वाले या पैरेललोग्राम वाले लॉ से कहीं से भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब रूट ओवर ए का वैल्यू x है, एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू x है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा क्या है, तो लेट किए हैं थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या किए, लेट किए। ठीक है, अब हम लोग को थीटा मालूम करना ये। अब हम ये रिजल्टेंट कितना वैल्यू है, x लिख देते हैं। x बराबर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग दोनों को स्क्वायर करते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है कि कोई भी अगर इक्वल क्वांटिटी है तो उसको स्क्वायर करेंगे या दोनों साइड सेम क्वांटिटी ऐड करें या घटाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम दोनों साइड स्क्वायर किए, तो इधर भी स्क्वायर, इधर स्क्वायर रूट है तो खत्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इधर क्या हो गया, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब इधर एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम लोग राइट साइड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर हम लोग इक्वल्स टू आइदर लेफ्ट राइट है तो लेफ्ट चेंज किए, अगर लेफ्ट है तो राइट अगर चेंज करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग राइट में पॉजिटिव है, लेफ्ट ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो बचेगा क्या, बचा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर कॉस थीटा, तो 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, और आपस में ये सब मल्टीप्लाई है तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट कर जाएंगे, बचा क्या, बचा कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, अब हम लोग पढ़े हैं कि कॉस थीटा बराबर अगर -1/2 होता है तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, तो वो दोनों वेक्टर, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा तब जो है वो जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो भी इक्वल होगा किसके, कोई भी एक वेक्टर से। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड p माइनस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड का बराबर है। तो हम लोग पढ़े थे कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं कि जो भी डायरेक्शन है उसका, जो भी वेक्टर है उसका उल्टा करके, मतलब अगर हम लोग इसको ऐसे, इस वेक्टर को इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू वेक्टर प्लस माइनस क्यू वेक्टर। माइनस क्यू मतलब क्या हुआ कि क्यू वेक्टर मान लो अगर इस डायरेक्शन में तो माइनस क्यू इस डायरेक्शन में, तो अगर हमको दोनों को जोड़ना है कि मान लो अगर पी इधर है, अब पी में से क्यू घटाना बोल रहा है, याद है हम लोग पढ़े थे, पी इधर है क्यू घटाना है, तो इसके जस्ट अपोजिट, तो अगर क्यू इधर ही है तो माइनस क्यू इधर होगा, तो माइनस क्यू इधर है तो इसको कर लेंगे तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या किए, इसको हम लोग इस रूप में लिख दिए। अब हम लोग को कह रहा है कि ये चीज़ गिवन है कि दोनों का मैग्नीट्यूड p प्लस क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट और p माइनस क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम है। तो उस दोनों मतलब p और q में, p वेक्टर और q वेक्टर के बीच में कितना एंगल बना रहा है, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। ये क्या है, गिवन है, हम लोग को क्वेश्चन सप्लाई कर चुका है, गिवन। ठीक है, अब हम लोग रिजल्टेंट का जो फार्मूला पढ़े थे r बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वहाँ पे a था, यहाँ पे p है और q है, a के जगह p और b के जगह q मतलब। ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा इक्वल्स टू, ठीक, रूट ओवर p स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, या इसको और समझने के लिए प्लस 2p ले लिए इंटू माइनस क्यू कॉस थीटा। अगर माइनस क्यू वेक्टर है मतलब क्या कि जितना क्यू का मैग्नीट्यूड था उतना ही माइनस क्यू में, अगर हम इस पॉइंट का ओरिजिन ले लें, इसको हम यहाँ से ले आए तो मतलब वो इतना ही माइनस क्यू में, तो माइनस क्यू इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम लोग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। अगर इक्वल क्वांटिटी है, इक्वल क्वांटिटी को स्क्वायरिंग से कोई लेन देन नहीं, उसका वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर कर देते हैं। क्या मिला हम लोग को? टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, इधर भी क्या मिला? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, अब पी स्क्वायर इधर भी है, पी स्क्वायर इधर भी है, इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इधर लाएंगे तो नेगेटिव, तो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर खत्म, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर खत्म, बचा क्या? 2pq cos थीटा बराबर माइनस 2pq cos थीटा। अब हम इस क्वांटिटी को इधर ले आएंगे तो क्या होगा? इधर माइनस नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब क्या? 4pq cos थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक, ये तो 0 होगा नहीं। अगर ये 0 नहीं होगा तो मतलब क्या कि cos थीटा इक्वल्स टू 0। 4pq is not equals to 0, that imply cos थीटा, ये क्या दिखाया कि अगर कोई भी नंबर को पूरा क्वांटिटी को 0 होने के लिए या तो ये दोनों में से कोई 0, इसमें से कोई एक को 0 होगा, तब 0 से मल्टीप्लाई होने से 0 होगा। तब हमको मालूम है कि ये क्वांटिटी 0 है नहीं, 0 किसको होना पड़ेगा? इसको cos थीटा को, तभी ये पूरा क्वांटिटी 0 होगा। इसलिए जब ये 0 नहीं है तो cos थीटा क्या दिखा रहा है? cos थीटा 0 है। cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो दैट इम्प्लाई ये क्या दिखा रहा है कि थीटा 90 डिग्री है, मतलब P और देयरफॉर एंगल बिटवीन P एंड Q इज 90 डिग्री। ठीक है, तब हम लोग को मालूम चल गया ये दो वेक्टर के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ के बारे में कि ये तो था कि दो वेक्टर का एडिशन है, तब हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि या तो ट्रायंगल लॉ यूज कर दे या पैरेललोग्राम यूज कर दे, इसके थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर दो से ज़्यादा वेक्टर दिए हुए, जरूरी नहीं है कि सब जगह दो ही वेक्टर है, अगर तो दो से ज़्यादा वेक्टर हमको दे रखा है और तब रिजल्टेंट पूछ रहा है, तब जो हम लोग लॉ लगा के सॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ है उसको रिजॉल्व करने के लिए, मान लीजिए कि एक ये है, मान लो एक्सिस, ये एक वेक्टर दिया हुआ है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस के थ्रू कितना कैसे इस वेक्टर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रूप में कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो आगे हम लोग वो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर पढ़ेंगे, पॉलीगॉन लॉ पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद।